जय जोहार साथियों। कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का दूसरा वीडियो का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे वैदिक काल और छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का प्रभाव का आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा कि छत्तीसगढ़ का नाता प्राग ऐतिहासिक काल से है, वैसे ही वैदिक काल और बौद्ध धर्म के भी कुछ साक्ष्य, कुछ प्रमाण छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे जो छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए हम देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से होती है। इस समय आर्यों का आगमन भारत में हो गया था। भारत में आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे। सप्त सैंधव प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश और पंजाब का क्षेत्र, और वहीं अपना निवास स्थान बना लिया। इसलिए वैदिक काल के साक्ष्य जो हैं वो छत्तीसगढ़ में नहीं मिल पाते हैं। वैदिक काल का ऐतिहासिक स्रोत अगर हम जानें तो वैदिक काल का ऐतिहासिक स्रोत वेद और अन्य वैदिक ग्रंथ को माना जाता है। वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। छत्तीसगढ़ के वैदिक कालीन इतिहास को रामायण तथा महाभारत काल के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम सबसे पहले वैदिक काल के बारे में जानते हैं, जो कि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था। जैसे हमने अभी बताया कि छत्तीसगढ़ में वैदिक काल के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, फिर भी कुछ जानकारियां हैं जो कि हमें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, ऋग्वेदिक काल। जैसे कि हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ऋग्वेद में केवल कश्मीर के मुंज पर्वत से लेकर विंध्याचल क्षेत्र के उत्तर तक का ही वर्णन दिया हुआ है। अतः हम ये कह सकते हैं कि इसके कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं होते। उसके बाद सेकंड देखें तो सेकंड आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में का जो कालखंड है वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। मान्यता है कि इस काल में आर्यों का प्रवेश छत्तीसगढ़ तक हुआ था। माना जाता है कि इस काल में आर्यों का प्रवेश तथा प्रसार छत्तीसगढ़ में हुआ था। जैसे कि नर्मदा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में रेवा नदी के नाम से मिलता है और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में समुद्रों का वर्णन मिलता है, लेकिन इसके साक्ष्य अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ इस काल के इतिहास की घटनाओं से अछूता रहा है। अब देखते हैं हम जो कि हमारा इस वीडियो का दूसरा टॉपिक है, वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हम जानने से पहले ये देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने दुखों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य कहा है और इन्होंने गया बिहार का एक क्षेत्र है, इसमें इन्होंने निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद हम दूसरा, छत्तीसगढ़ से क्या बौद्ध धर्म संबंधित है उसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक तथा ह्वेनसांग के यात्रा के विवरण के अनुसार महात्मा बुद्ध जो थे वो छत्तीसगढ़ में 3 माह के लिए आए थे। ह्वेनसांग जो था वो प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो 639 ईस्वी में भारतवर्ष जब आए तो वो छत्तीसगढ़ में भी पधारे थे। उन्होंने
अपनी यात्रा विवरण में लिखा है कि दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर थी। तो हम ये कह सकते हैं जो प्रारंभिक छत्तीसगढ़ की राजधानी रही होगी वो सिरपुर होगी। ह्वेनसांग सिरपुर में रहे थे कुछ दिन। वे अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि गौतम बुद्ध सिरपुर में आकर 3 महीने तक रहे थे। ह्वेनसांग की सियुकी नामक जो ग्रंथ है उनका, उसमें छत्तीसगढ़ का नाम कियासलो के नाम से है, कियासलो के नाम से वर्णन है। ह्वेनसांग लिखते हैं कि इस समय सिरपुर में विजयस नाम के वीर राजा राज करते थे। एक बार की बात है, श्रावस्ती जो कि उत्तर भारत का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश वाला, उसकी राजधानी श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण कर दिया, मगर युद्ध में प्रसेनजीत ही हारने लगे थे। जैसे ही वे हारने लगे थे, उन्होंने गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उनसे विनती की कि वे दोनों राजाओं में संधि करवा दे। विजयस के पास जब यह संधि का वार्ता पहुंची तो उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि यदि गौतम बुद्ध सिरपुर आए और यहाँ आकर कुछ महीने रुके तभी ये संधि हम करेंगे। तो इसी कारण गौतम बुद्ध का जो है सिरपुर पे 3 महीने तक निवास रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं, आगे की चर्चा करें हम बौद्ध धर्म के बारे में, तो बोधिसत्व नागार्जुन जो कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने श्रीपुर में ही कुछ वर्ष रहे थे। नागार्जुन उस समय थे जब छत्तीसगढ़ पर सातवाहन वंश की एक शाखा का शासन था। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि नागार्जुन जो थे छत्तीसगढ़ में पहली सदी में आए थे। नागार्जुन डॉक्टर हीरालाल शुक्ल, डॉक्टर कृष्णदेव शाश्वत, स्वर्गीय गंगाधर सामंत कहते हैं कि महाकवि कालिदास का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। अध्येताओं के अनुसार कालिदास ने ऋतुसंहार, उनका पहला ग्रंथ, भी छत्तीसगढ़ में अपने रहने के समय लिखा था और सातवाहन राजा में गहरी दोस्ती थी। जो कालिदास थे वे कहते हैं कि अपने जो महाकवि कहलाते हैं कालिदास, उनका भी जन्म स्थली छत्तीसगढ़ में था। ऐसा कौन कहता है? नागार्जुन, डॉक्टर हीरालाल शुक्ल, डॉक्टर कृष्णदेव शाश्वत और स्वर्गीय गंगाधर सामंत ये कहते हैं। फिर अध्ययनताओं के अनुसार ऋतुसंहार जो कि उनका पहला ग्रंथ था, उसमें भी छत्तीसगढ़ के बारे में लिखा है। फिर देखें, बिलासपुर जिला के ऐतिहासिक जो मदकू द्वीप वाला जो एरिया है और सरगुजा जिले के महेशपुर में उत्खनन की अनुमति दी गई। इसमें उल्लेखनीय है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की सहमति से अभी छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध पुरातात्विक नगरी सिरपुर और सीली परचाही में उत्खनन कार्य किए जा रहे हैं। ये दो जो क्षेत्र है इसमें उत्खनन कार्य हो रहे हैं अभी। राज्य शासन के 54 साल के प्रयासों के बाद 4 वर्ष पूर्व सिरपुर में उत्खनन की अनुमति मिली। यहाँ 8 टीलों की खुदाई की गई, जिसमें प्राचीन हल, शिव मंदिर, आवासीय स्मारक व बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। उससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि बौद्धकालीन प्रतिमाएं कहाँ कहाँ मिली हैं। एक तो सिरपुर में मिली है और एक तुरतुरिया में मिली है। बौद्ध मंदिर एवं चैत्य के अवशेष मिले हैं मल्हार में। बौद्ध विहार मिला है भोंगापाल और कोंडागांव में। तो आज का वीडियो यहीं तक था। कल हम और नए रहस्यों से फ़ायदा उठाएंगे। आप हमारा चैनल देखते रहिए। यह अभी पार्ट ए था, अब पार्ट बी आएगा जो कि जैन धर्म से संबंधित रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।